अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल टाइप समरी। अभी तक हम मुख्तलिफ प्रोग्राम लिखते आए और उसके अंदर C++ के मुहैया करदा डेटा टाइप्स को भी इस्तेमाल करते आए हैं। ये C++ के बुनियादी डेटा टाइप्स थे जिनको हमने इस्तेमाल किया। आज हम C++ में मौजूद तमाम बुनियादी डेटा टाइप्स को कवर करेंगे और उसके मुतालिक डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने एक मैंने टेबल दिखाया है। इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे पहला कॉलम जो आपको नज़र आ रहा है वो तमाम डेटा टाइप्स हैं जो कि हमें ये लैंग्वेज मुहैया करती है, और ये कीवर्ड्स भी हैं। जब हम वेरिएबल डिफ़ाइन करने लगते हैं तो इन वर्ड्स को अपने वेरिएबल के साथ जब लिख लेते हैं तो वो कंपाइलर इस बात को समझ जाता है कि ये वेरिएबल किस डेटा टाइप का है, और सेम एग्जैक्ट यही कीवर्ड हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में भी। तो इसमें हमारे पास सामने इस वक्त बूल एक डेटा टाइप है। बूल के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि ये एक रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये पूछूं कि 10 इज़ ग्रेटर दैन 8 तो इसका जवाब हमारे पास ट्रू की शक्ल में आता है कि यस ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 8 इज़ ग्रेटर दैन 10 तो अल्टीमेटली इसका आंसर है कि नो, फॉल्स, ऐसा नहीं है। तो इस तरह के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए हम बूल डेटा टाइप का सहारा लेते हैं। CHER कैरेक्टर डेटा टाइप हम सिंगल लेटर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इम्प्लिसिटली ये अपने अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही स्टोर करता है। इसी तरह शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सारे कैरेक्टर शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये वो डेटा टाइप्स हैं जो कि अपने अंदर एक इंटीजर वैल्यू और होल नंबर ही स्टोर करते हैं। ये अपने पास फ्रैक्शनल वैल्यू, इशारिया वाली वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत नहीं रखते। जबकि अगर हमें डेसिमल वैल्यूज़ या इशारिया वाली वैल्यूज़ को स्टोर करना था तो फिर हमें फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स का सहारा लेना पड़ता है। चूँकि बूल, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होती, इसलिए हम इशारिये के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं उनकी एक्यूरेसी के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे होते। जबकि फ्लोट और डबल चूँकि डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं तो लिहाजा हमें उनकी डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ की प्रिसिशन के मुतालिक भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने दिखाया कि फ्लोट जो है वो आफ्टर डेसिमल 7 डिजिट्स तक एक्यूरेट हमें वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आप इससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाह रहे हैं तो फिर आपको डबल डेटा टाइप को यूज़ करना पड़ेगा। इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी न्यूमेरिकल रेंज उसके अंदर कुछ नहीं लिखा। दरअसल हर वेरिएबल अपनी एक मखसूस रेंज तक वैल्यूज़ ही कंटेन करता है। वेरिएबल हमारे लिए एक कंटेनर है जो कि हमारा डेटा स्टोर करता है, और हर कंटेनर की एक कैपेसिटी होती है। अगर आप इवन सॉलिड या गैस की भी बात करें तो सॉलिड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए भी हमारे पास जो कंटेनर होते हैं वो हमें मालूम होते हैं कि ये कितने केजी तक वैल्यूज़ अपने आइटम्स को स्टोर कर लेगा। और इसी तरह अगर कोई गैस की आइटम है तो उसे हम सिलेंडर में स्टोर करते हैं, और उसमें भी हमें मालूम होता है कि इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो अपने अंदर गैस को स्टोर नहीं कर सकता। अगर हमें उस कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर करना पड़ेगा तो फिर हमें उसके लिए एक और कंटेनर जो लार्जर साइज़ का होगा वो चाहिए होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल आपके सामने है कि फ्लोट और डबल के केस में फ्लोट जो है इसकी कैपेसिटी कम होती है जबकि डबल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये मेमोरी में कितना साइज़ ले रहा है, इसकी रेंज यानी मिनिमम ये कौन सी वैल्यू को स्टोर कर सकता है और मैक्सिमम किस वैल्यू को स्टोर कर सकता है, इसके लिए मैंने इस टेबल के अंदर सारा कुछ एम्प्टी रखा हुआ है। इसके लिए हम अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे, वो भी आपके सामने डिस्कस करते हैं, और उस प्रोग्राम से जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो उनको आप लेके इस टेबल को फिल करेंगे खुद से। यहाँ पे मैं ये बताता जाऊँ कि कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग चूँकि ये हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स हैं तो इनमें ये कैपेसिटी भी है कि ये अपने अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं। तो इनकी रेंज माइनस वाली साइड से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव साइड तक होती है। लेकिन अगर आपको ये मालूम हो कि आपका कुछ डेटा इस तरह से है कि जिसमें नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो उस सूरत हाल में आप साइंड जो कि नेगेटिव वाला एरिया है, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं, उनको आप इग्नोर करते हैं। जब आप नेगेटिव वाली साइड को इग्नोर करते हैं तो आपको इसे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि ये मेरा जो डेटा टाइप है उसमें मैंने माइनस वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करना, उसको मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव ही आएंगी। ऐसी सूरत हाल में हमें इसको कंपाइलर को बताना पड़ता है, और इसके लिए हम सहारा लेते हैं अपने अनसाइंड, एक प्रीफिक्स लगाते हैं अपनी डेटा टाइप्स के साथ। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि हम
कैरेक्टर को भी अनसाइंड डिक्लेयर कर सकते हैं, शॉर्ट को भी अनसाइंड डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट को भी अनसाइंड डिक्लेयर कर सकते हैं और लॉन्ग को भी अनसाइंड डिक्लेयर कर सकते हैं। जब हम इन वेरिएबल्स के साथ अनसाइंड का कीवर्ड का इजाफा करते हैं तो उस सूरत हाल में अब हम इन वेरिएबल्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकते। अब इस टेबल को फिल करने के लिए आइए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने एक प्रोग्राम मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो टाइम बचाने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा टाइपिंग से बचा जा सके, तो मैंने इसको पहले से लिख लिया है और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, रेपिटेशन ही है, वही चीज़ें बार बार रिपीट होगी। तो अगर हम एक कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स को समझ लें तो उम्मीद है कि बाकी भी हमें समझ आ जाएंगी। तो ये प्रोग्राम हमारा मेन से शुरू होता है। सबसे पहले हम अपने बूल डेटा टाइप की बात करते हैं। तो लाइन नंबर 7 के ऊपर मैंने एक स्ट्रिंग डिस्प्ले की कि साइज ऑफ बूल इन बाइट्स। इसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर कंटेन कर लिया और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के बाद मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है साइज ऑफ। आपने इसको ऐसे ही लिखना है, साइज ऑफ स्मॉल लेटर्स में, और ब्रैकेट स्टार्ट की और ब्रैकेट के अंदर वो डेटा टाइप जिसका मैं साइज़ मालूम करना चाहता हूँ कि मेमोरी में कितना साइज़ लेता है, उसको मैंने उस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। जब मुझे इसकी साइज़ के मुतल्लिक मालूम हो गया कि ये स्टेटमेंट मुझे इसका साइज़ मालूम कर देगी, तो मैं अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलता हूँ लाइन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला वेरिएबल अपने अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी स्टोर करती है। उसके लिए मुझे अगेन सी आउट बूल मिनिमम वैल्यू लिखा, ये एक स्ट्रिंग है, एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। और अगेन स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो मैंने लाइन लिखी है इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे, न्यूमेरिक अंडरस्कोर लिमिट्स और एंगुलर ब्रैकेट, और उसके अंदर वो वाली डेटा टाइप जिसकी आप मिनिमम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं वो आप लिख देंगे। हमारे केस में इस वक्त राइट नाउ हम बूल के मुतल्लिक मालूमात ले रहे हैं तो हम उसके बुलियन यानी बूल उसके अंदर लिख देंगे। और कोलन कोलन लिखने के बाद मिन फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया ताकि इसकी मिनिमम वैल्यूज़ रिटर्न हो। और नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो हमने यही स्टेटमेंट लिखी, लेकिन हमने उस वक्त मैक्स का फंक्शन यूज़ किया, न्यूमेरिक अंडरस्कोर लिमिट्स, और हमें ये लिमिट आपने बतानी है बूल डेटा टाइप के लिए एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इसे कंटेन किया और कोलन कोलन लगाने के बाद मैक्स और ब्रैकेट लगा दी इसके साथ, तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब इससे आगे दूसरा कैरेक्टर से मुतल्लिक अगर हम मालूम करना चाहें तो कैरेक्टर के लिए भी चलते हैं, लेकिन जो अगर आपने जो पैटर्न आपने बूल के लिए यूज़ किया यही पैटर्न अब आप शॉर्ट के लिए भी यूज़ करेंगे, यही पैटर्न आप इंट के लिए भी यूज़ करेंगे, यही पैटर्न आप लॉन्ग के लिए भी यूज़ करेंगे, फ्लोट के लिए भी करेंगे, डबल के लिए भी करेंगे, और अगेन रेपिटेशन के अंदर अनसाइंड कैरेक्टर के लिए भी करेंगे, अनसाइंड इंट के लिए भी करेंगे, अनसाइंड लॉन्ग के लिए भी करेंगे। तो ये सारा कुछ आप रिपीट करें अपने बाकी डेटा टाइप्स के लिए भी। और अभी हम बात करेंगे कैरेक्टर से मुतल्लिक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, वो मैं आपको से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो साइज़ ऑफ अ कैरेक्टर अगेन बिल्कुल सेम उसी फंक्शन के अंदर साइज़ ऑफ करके आप CHER डेटा टाइप इसमें यूज़ कर दें तो ये आपको इस डेटा टाइप की मेमोरी में जितना ये साइज़ यूज़ करता है वो आपको बता देगा। और अगेन इसकी अगर आपको लिमिट मालूम करनी हो तो आपको न्यूमेरिक अंडरस्कोर लिमिट और CHER कोलन कोलन मिन लिख के अपने फंक्शन के ब्रैकेट्स लगा देनी। लेकिन यहाँ पे जो हमें ये न्यूमेरिक लिमिट्स हमें रिटर्न करेगा, ये हमें एक सिंबल रिटर्न करेगा, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उसके नतीजे में हमें सिंबल्स ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम उस सिंबल्स का न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करना चाहें तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, और उसको हम ब्रैकेट के अंदर इंट लिखना पड़ेगा हमें। और सेम इज़ द केस विद द मैक्स। हम जब कैरेक्टर की मैक्स वैल्यू लेना चाहेंगे तो इसको भी हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ख्याल आपने कैरेक्टर वेरिएबल के केस में करना है। बाकी आपका काम बाकी के लिए आप रिपीट करेंगे जितने भी आपके डेटा टाइप्स हैं। एक चीज़ की तरफ मैं आपका तवज्जो मबजूल करवाता जाऊँ कि जब आप न्यूमेरिक अंडरस्कोर लिमिट्स यूज़ करते हैं तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन IO स्ट्रीम में नहीं होती, तो लिहाजा आपको इसके लिए लिमिट्स की हेडर फाइल को इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम को रन करते हैं और वन बाय वन आप देखना शुरू करते हैं। देखें कि सबसे पहले बूल डेटा टाइप की बात हुई, तो बूल डेटा टाइप हमारे पास मेमोरी में 1 बाइट देता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि C++ 0 को फॉल्स कंसिडर करता है और 0 के अलावा जो भी वैल्यू हो वो इसको ट्रू कंसिडर करता है। तो 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू।
अब अगर आप कैरेक्टर के ऊपर चलते हैं तो कैरेक्टर डेटा टाइप मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेती है और इसके पास मिनिमम वैल्यू स्टोर करने की जो गुंजाइश है वो -128 से 127 मैक्स वैल्यू तक है। अब इसी तरह अगर आप शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -32,768 से 32,767 पॉजिटिव साइड तक है। और इसी तरह ऑनवर्ड आप इंटीजर के मुतल्लिक देख सकते हैं कि ये 4 बाइट्स ले रहा है मेमोरी में और ये तकरीबन हमारे पास 10 डिजिट्स पे मुश्तमिल एक नंबर अपने पास मिनिमम साइड पे और 10 डिजिट्स पे मुश्तमिल एक नंबर पॉजिटिव साइड पे अपने पास स्टोर करता है। ये एक ह्यूज वैल्यू है जो कि अपने पास ये कंटेन करता है। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी का डेटा स्टोर करवाना है तो फिर आपको लॉन्ग की तरफ मूव करना पड़ता है और लॉन्ग जो है वो मेमोरी में हमारे पास इस वक्त 8 बाइट्स ले रही है और इसकी भी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज आपके सामने है। मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त आप इंटीजर की जो रेंज है इसको आप अपने पास नोट करें ताकि इसकी बेस के ऊपर अभी हमने एक और पॉइंट के ऊपर डिस्कस भी करना है। जब हम लॉन्ग से फ्लोट के ऊपर आते हैं तो फ्लोट भी अपने पास 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करती है जबकि इसकी मिनिमम वैल्यू 1.17549 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -38 ई जो है ये 10 पावर आप इसको कंसिडर करेंगे 10 पावर -38 से लेके 10 पावर पॉजिटिव 38 तक की रेंज में डेटा अपने पास कंटेन करता है जबकि डबल 8 बाइट्स कंज्यूम करता है और इसकी रेंज आपके सामने है। ये भी 10 पावर -308 से लेके 10 पावर पॉजिटिव 308 तक का डेटा अपने पास कंटेन करता है। बाकी ये आपके साथ सामने एक वैल्यू दी हुई है, इसको आप कन्वर्ट कर लें 2.22507 इंटू 10 -308। अब अनसाइंड की तरफ अगर हम चलें तो अनसाइंड के अंदर देखें कि अगर कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करें तो ये स्टिल 1 बाइट ही कंज्यूम कर रहा है। लेकिन चूंकि ये अनसाइंड है तो जो हमने पीछे बात की थी कि -128 से तो ये माइनस वाला पोर्शन अब ये है पॉजिटिव वाली साइड में ऐड अप हो गया तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 255 तक जा रहा है। इसी तरह अगर आप इंटीजर की बात करें तो इसका जो माइनस वाला एरिया था वो अब पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर ऐड हो गया और ये 0 से लेके इसकी रेंज पॉजिटिव साइड के ऊपर बढ़ गई। और इसी तरह अगर लॉन्ग की बात करें तो इसकी भी जो रेंज है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर इंक्रीज कर चुकी है। तो उम्मीद है कि अब आप इस डेटा को अपने सामने रखते हुए जो टेबल मैंने आपको पहले दिखाए थे आप उसके अंदर वैल्यूज़ को फिलअप कर लेंगे। जहाँ तक कोड का सवाल है तो वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता चलूँ। शॉर्ट के लिए आप देख लें कि ये मेरे कोड का स्निपेट है। इसी तरह इंटीजर के लिए मेरे पास जो कोड का स्निपेट है वो भी अब आपके सामने है। लॉन्ग के लिए भी आपके सामने ये दिखाया गया है, फ्लोट के केस में भी, डबल के केस में और अगेन अब अनसाइंड कैरेक्टर के केस में ये कोड लिखा गया। अनसाइंड शॉर्ट के लिए आपके सामने कोड दिखाया जा रहा है, अनसाइंड इंटीजर के केस में भी आपको ये वाला कोड लिखा गया और अनसाइंड लॉन्ग के केस में ये कोड लिखा गया जो कि तकरीबन बिल्कुल सिमिलर है सिवाय इसके कि स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल की जो डेटा टाइप है उसको बदल दिया गया और फंक्शन के अंदर जिस डेटा टाइप के हमें साइज़ और उसकी लिमिट्स चाहिए थी वो हमने चेंज की है। बाकी तकरीबन हर चीज़ वही सेम है। आप इसको रिप्रोड्यूस करें अपने पास और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें और इसको देखें कि इसका रिज़ल्ट आपके सामने क्या आता है। अब मैं आपके साथ इंटीजर डेटा टाइप की एप्लीकेशन दिखाना चाह रहा हूँ और इसको मैं अपनी कुछ एक कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैंने आपके सामने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल साइंड वेरिएबल रखा जो कि अपने अंदर साइंड वैल्यू को कंटेन करने की सलाहियत रखता है और इस वेरिएबल की जो बाउंड्री है वो हमें पता है कि ये अराउंड 2.1 बिलियन से लेके पॉजिटिव साइड की 2.1 बिलियन तक का डेटा अपने पास के नंबर्स अपने पास स्टोर करता है। और मैंने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 1.5 बिलियन से। ये सिर्फ मैंने आपकी रीडेबिलिटी के लिए स्पेसेस डाली थी, मुझे इसको वापस लेके जाना है। ये मेरा 10 डिजिट्स पे मुश्तमिल एक नंबर है। इसी तरह अनसाइंड की जो रेंज है वो मेरी 0 से लेके ऑनवर्ड मैंने आपके सामने 10 डिजिट्स पे मुश्तमिल एक नंबर लिखा हुआ है वो आपके सामने है। अगेन मैं इसकी ये स्पेसेस को रिमूव कर देता हूँ। अब कुछ मैं कंप्यूटेशन करना चाह रहा हूँ। मैंने साइंड वेरिएबल लिया और मैं ये चाहता हूँ कि ये साइंड वेरिएबल जो है मेरा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और इसको मैं अगेन डिवाइड कर दूँ 3 से और इस यही कैलकुलेशन में अनसाइंड वेरिएबल के साथ भी कर लूँ।
अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनको इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा दूँ कि इसमें वैल्यू क्या आई है। तो हम देखते हैं, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें कि हमारे सामने इस वक्त रिज़ल्ट आ चुके हैं। अगर हम यहाँ इस वक्त ये कंप्यूट करना चाहें कि क्या ये रिज़ल्ट ठीक है कि नहीं, तो हम खुद से इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं कि साइन वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी उसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था वो हमारे पास इस वक्त कंप्यूट कर लेते हैं कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं। मेरे पास 15 और उसके साथ 8 ज़ीरोज़ हैं। जब मैंने 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 30 आ गया और इसके साथ मेरे पास 8 ज़ीरोज़ भी शामिल थे। इसको जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिज़ल्ट जो आना चाहिए था वो 1 0 0 0 3 ज़ीरोज़ एंड 3 ज़ीरो 9 ज़ीरो और 1 आना चाहिए। जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि साइंड वेरिएबल के केस में मेरे पास ये रिज़ल्ट नहीं आ रहा, जबकि अनसाइंड के केस में मेरे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब हमने इस चीज़ को समझना है ताकि जब आप अपना प्रोग्राम लिखें तो इस तरह की मिस्टेक आप ना करें। तो गौरतलब बात यह है कि साइंड वेरिएबल जो था उसकी जो रेंज थी वो आपके सामने माइनस साइड से लेके पॉजिटिव साइड तक थी, लेकिन इवन पॉजिटिव साइड पे भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आई वो उसकी उस रेंज से एक्सीड कर रही थी। जब ये सूरत हाल दरपेश हुई कि वैल्यू 3 बिलियन पे पहुँच गई और इसकी रेंज उसके अंदर आपने कंटेन नहीं कर सकती थी तो कैलकुलेशन गलत होना शुरू हो गई। आल दो कि डिवाइड करने के बाद वो दोबारा से उस रेंज के अंदर आ गई, लेकिन जो दरमियान में कैलकुलेशन हो रही थी उस वक्त उस कैलकुलेशन में जो ही वो उस किसी रेंज से एक्सीड की है तो वहाँ से एरर क्रिएट हो गया। आल दो कि अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये मालूम होता है कि थियोरेटिकली तो रिजल्ट ठीक आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम यहाँ पे आई क्योंकि जब उसने टेम्परेरीली उसको मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो बाउंड्री थी उससे वैल्यू एक्सीड कर गई। 3 बिलियन वाली वैल्यू को अनसाइंड वेरिएबल कंटेन कर सकता था क्योंकि वो 4.2 बिलियन तक की नंबर को अपने पास कंटेन कर सकता था। तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आई 3 बिलियन वो उसके पास उसको कंटेन कर सकता था, उसने उसको कंटेन किया और जब उसने उसको 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू और रिड्यूस हो गई, यानी वो 1 बिलियन पे पहुंची। तो अगेन वो उसकी रेंज के अंदर था। तो अनसाइंड वेरिएबल ने यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी प्रॉपर परफॉर्म की, जबकि साइंड के केस में हमें गार्बेज वैल्यू रिसीव हो रही है। और ये क्यों रिसीव हो रही है? क्योंकि इम्प्लिसिट कैलकुलेशन के अंदर उसकी रेंज एक्सीड कर गई। तो इस तरह की मिस्टेक से बचने के लिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कहीं कैलकुलेशन के अंदर तो उसकी रेंज एक्सीड नहीं कर रही, ताकि इस तरह के एरर से आप बच सकें। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।